नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज 20 दिन के बाद भी किसानों का गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है और सरकार और किसानों के बीच की स्थितियां विकट होती जा रही हैं। जितने भी विकल्प थे वो सारे विकल्प एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मसले का कोई समाधान आज सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, लेकिन वहाँ भी कोई समाधान किसी पक्ष के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इंटरवीन करने के बाद भी समाधान न निकलना ये चिंता को और बढ़ाता है और ये बताता है कि आंदोलन एक स्टेप आगे चला गया है। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में आज स्वीकार कर लिया गया है। तो फिर रास्ते क्या बचे हुए हैं? किसान कब तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना देते रहेंगे? और सरकार भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि वो इन 3 कानूनों को रद्द नहीं करेगी। सरकार कह रही है हम कानून रद्द नहीं करेंगे और ये एक 7-8 पेज की चिट्ठी, ओपन लेटर एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखा है किसानों को, और इसमें भी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो किसानों को दिया जाता है इसका जिक्र किया गया है। ये वही चिट्ठी है जो हर बार 5 मीटिंग में दिखाई गई है। आज फिर कृषि मंत्री ने इसको ट्वीट कर दी है चिट्ठी। ये मैं लेकर डिबेट में बैठा हुई चिट्ठी। तो क्या इस तरह के सार्वजनिक और खुले पत्र से ही समाधान निकलेगा या फिर सरकार को कोई ठोस गंभीर पहल करने की आवश्यकता है? आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष उपस्थित हुए, दिल्ली सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी। हालांकि किसानों की तरफ से कोई आ नहीं पाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये थी। कोर्ट आज उठ भी गई इस मसले पर बिना कोई समाधान दिए, बिना कोई ऑर्डर किए हुए। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसान बातचीत पर के बजाय हाँ या ना में अड़े हुए हैं। 3 कानून रद्द हों या ना हो, इस विषय पर किसान यस या नो का कार्ड लेकर आते हैं। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। भारत सरकार स्पष्ट रूप से अब ये कह चुकी है कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन के लिए वो तैयार हैं। तो इस मसले का बहनों भाइयों कोई समाधान निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? इसको कितने राजनीतिक रंग दिए गए, इसको कितने विंग, कितने खालिस्तान, टेरर, आतंकवाद कहां से जोड़ा गया, उसके बावजूद इस मसले का समाधान नहीं निकल पाया आज तक। ये किसान हैं और इनसे बात करनी पड़ेगी। आज तो सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब, मिलॉर्ड, माई बाप, ये जो किसान आए हैं ये 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। इनके पास इतना राशन और इतनी व्यवस्था है कि 6 महीने बिना किसी बाहर की सप्लाई के भी ये आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या इसी प्रकार रास्ते बंद रहेंगे? इसी तरह लाखों किसान भाई सड़कों पर रहेंगे, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके घर की महिलाएं, बुजुर्ग, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। कल एक संत ने आत्महत्या कर ली। ये देश में हो क्या रहा है? ये लोकशाही है ना? हमें किसानों की बात करनी चाहिए, बातचीत का चक्र शुरू हो। किसान सरकार पे विश्वास नहीं कर रहा और सरकार किसानों को ठोस आश्वासन नहीं दे रही है। तो क्या स्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी? दोनों पक्ष अड़ गए कि कोई एक कदम पीछे नहीं हटने वाला है, यस या नो में रिप्लाई दो। और ये जो पत्र जारी किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ये पत्र तो कई बार आप पीपीटी के जरिए किसानों को दिखा चुके हैं ना, आप उनको स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ऑब्जर्वेशन के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जज महोदयों ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण बात कही। जज साहबान ने कहा कि हम इस मामले में इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं। यस, वी आर रेडी, हम तैयार हैं इस मामले में दखल देने के लिए, ये इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है। लेकिन केंद्रीय सरकार इन कानूनों को फिलहाल लागू ना करे, इसको स्थगित कर दे। भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। दूसरा विकल्प कोर्ट ने दिया, सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप केंद्र सरकार से तत्काल पूछकर बताएं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि ये कानून फिलहाल लागू ना हो जब तक कि इस मामले की अंतिम सुनवाई और फैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे दे। क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह डिफिकल्ट है, यानी यह संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो जज साहब भी वहीं पर रुक गए, यानी बातचीत का स्कोप वहीं पे खत्म हो गया।
ना तो सरकार कानून स्थगित करने को तैयार है, न उसको नियमों का फिलहाल रोक दिया जाए जब तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। किसानों की तरफ जो वकील पेश हुए उनका अलग कथन था। दिल्ली सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार का जो वकील थे वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और आज दिल्ली विधानसभा में देखने वाला दृश्य यह था कि केजरीवाल ने, वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया 1 दिन का, और वहां तीनों खेती से जुड़े तीनों कानून की कॉपी फाड़ डाली। प्रचंड बहुमत है उनका, 3/4 बहुमत है दिल्ली विधानसभा के भीतर, और उन्होंने तीनों कानूनों को दिल्ली राज्य में खारिज कर दिया है, यानी दिल्ली राज्य में यह लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कानून स्थगित नहीं होगा, न इसकी पालना स्थगित होगी। तो आंदोलन तो जारी रहेगा। फिर ये दोनों पक्ष अड़े क्यों हैं? हम इसके समाधान पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? जब भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने को तैयार है तो हमें इसके समाधान के प्रयासों की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही कि जब तक हम इस पर अंतिम निर्णय नहीं दे देते तब तक के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? केंद्र सरकार से उन्होंने पूछा, सरकार ने कहा नहीं, हम तो लागू करेंगे। तो फिर जज साहब के पास स्कोप कहां बचता है? आप कह रहे हैं हम कानून लागू करेंगे, और आपसे छुट्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो गई, विंटर वेकेशन हो गए, सुनवाई भी नहीं होगी। अब तो सिर्फ एक विशेष बेंच रहेगी, मामला उसी के हवाले हो गया है। तो बातचीत का स्कोप तब बनता या सुप्रीम कोर्ट किसानों से कहती कि तुम अपना धरना अभी रोको, मामला हमारे पास सुनवाई के लिए आ गया है, धैर्य रखो, इंसाफ होगा, फिलहाल यह कानून स्थगित है, दोनों पक्षों की बातचीत होगी। यह एक बेहतरीन विकल्प था, इस विकल्प का इस्तेमाल होना चाहिए था अगर यह गतिरोध समाप्त करना है तो। बाकी पॉलिटिकल स्कोर जिसको लेना है वो ले सकता है, कोई विधानसभा में कॉपी फाड़ सकता है, कोई इसे लागू कर सकता है। बीजेपी इस समय पूरे देश भर में 700 चौपाल किसानों के बीच कर रही है। बीजेपी के छोटे नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जिलों जिलों का दौरा कर रहे हैं, किसानों की मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कानून तो आपकी किस्मत बदल देगा। उसके बावजूद किसान भाई धरने पर हैं, उसके बावजूद स्थिति संभल नहीं रही। हरियाणा पंजाब के किसान तो हैं ही, उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं। और मुझे हैरानी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पिछले 20 दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है, वहां लगातार धरना चल रहा है। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत? क्यों नहीं इन किसानों के साथ बातचीत की जा रही है? और कब तक इस तरह के हालात हम बॉर्डर पर देखेंगे? अब तो खाप पंचायतें भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि यह आंदोलन एक चरण आगे बढ़ गया है, 1 स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। और जिन्हें भी लगता है कि यह आंदोलन साधारण आंदोलन है, उत्तर प्रदेश के लोगों टाइप पॉलिटिकल आंदोलन, वो कृपया गलतफहमी से बाहर आए। ये एक भीषण आंदोलन है, ये एक बड़ा आंदोलन है, ये एक निर्णायक आंदोलन और ये परिणाम लेकर हटने वाला आंदोलन है, ऐसे वैसे हटने वाला नहीं है। तो आज ये उम्मीद जगी थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरवीन किया है, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दोनों तरफ से स्थितियां जस की तस हैं। कोर्ट ने भी इस पर एक तरह से इंटरवीन नहीं किया और उन्होंने किसानों के मौलिक अधिकार जो हैं किसी भी कानून के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन यह भी कहा है कि दूसरों की जिंदगी उससे प्रभावित ना हो, किसानों को यह भी देखना चाहिए। तो अब भविष्य का रास्ता क्या है और क्या आने वाले बहुत लंबे समय तक हम इस प्रकार का आंदोलन देखते रहेंगे? और इसका एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी कौन है? इस अव्यवस्था का, इस अराजकता का, इस गतिरोध का फायदा किसको हो रहा है? शायद किसी को नहीं हो रहा, देश को हो रहा है, समाज को हो रहा है, हमारे आप जैसे मध्यम वर्ग के नागरिकों को हो रहा है, किसान भाइयों को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है। दिल्ली में आपूर्ति तक प्रभावित है, फल दूध सब्जी तक की दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में, क्योंकि उधर हरियाणा बॉर्डर लॉक है और इधर गाजियाबाद बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर नोएडा में लॉक रहता है। बीच बीच में भले ही सामान पहुंच रहा हो पर कठिनाई तो है। तो क्या हम समाधान नहीं चाहते हैं? क्या सरकार और किसान लड़ेंगे और हम सब देखते रहेंगे? सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? वो अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रही है? यह सिविल सोसाइटी का भी दायित्व है कि दोनों के बीच बातचीत करे। वो
सरकार से भी बात करे, किसानों से भी बात करे। यही वक्त होता है बहनों भाइयों जब सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, सरकार यानी इंस्टीट्यूशन और प्रजा के बीच, नागरिकों के बीच किसी विषय पर मतभेद है, तब सिविल सोसाइटी एक्ट करती है। पर अफसोस की बात है कि इस देश की सिविल सोसाइटी का आता ही पता नहीं है। इस देश के कारपोरेट के सो कॉल्ड चैम्बर्स का आता ही पता नहीं, इक्की फिक्की डिक्की पीएचडी चैम्बर, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या नाम है उन लोगों के, उनका किसी का पता नहीं है। जबकि किसान, कारपोरेट, सरकार तीनों इस मसले पे एक साथ एक धागे से जुड़े हुए हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। 5 दौर की बात के बाद बात बंद है, तो क्या यूं ही बंद रहेगी या कोई रास्ता निकलेगा? कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत करो। आज भी एक किसान खत्म हुए हैं और बहुत से किसानों का बलिदान चला गया, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ आंदोलन जारी है। किसान तो मरते रहे, इनके क्या बेचारों की कुछ हुआ है? कोई तो ज्यादा हालात है गांवों में आत्महत्या की, इस तरह की, इनकी कोई वो नहीं है, कोई सरकार को फिक्र नहीं। सरकार ने पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि वहाँ पे भीड़ ज्यादा ना बढ़ाओ, उन्होंने उनकी बात मान ली। अगर यहाँ पे सरकार हमको दिक्कत करेगी तो वहाँ से भीड़ आएगी और ट्रैक्टरों के साथ हम आएगी। किसान को लाया गया है, उसके मन में भ्रम डालकर उसको डराया गया है, तेरे खेत चले जाएंगे, ये काले कानून है, इस तरह से उनके मन में एक डर पैदा किया। कौन भड़का रहा है, कौन प्रोत्साहित कर रहा है, कौन वो नकली चेहरे हैं जो वहाँ पे छिप के बैठे हैं? असली किसानों को, असली किसान नेताओं को तो मिलने दिया ही नहीं जा रहा। जब तक वार्ता नहीं होती है, जब तक इसमें सारी समाधान नहीं होता है, इसका खुले मन से समाधान नहीं निकलता है, तब तक आप इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए। ये बात कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए, तो रोक लगाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को विकल्प दिया है कि इस मामले पर वो गंभीर सुनवाई के लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र सरकार इस कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को रोक दे, स्थगित कर दे। तब वो किसानों को भी बुलाकर इस मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो एक प्रतिनिधि कमेटी बना देंगे सरकार और किसानों के बीच की, ताकि इस मसले का समाधान जब तक ना निकले तब तक वो कानून लागू ना हो। अगर इस मसले से इस कमेटी कोई समाधान पे किसी एक आम राय पर पहुंच जाती है, तो जो आम राय होगी उसको सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करेगा। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन सुझाव दिया है। सरकार को और किसानों को, दोनों को इस सुप्रीम कोर्ट के इस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए, इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए। मेरे साथ ओपी सिंह हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित सिंह युवा चेतना के अध्यक्ष हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और नीलम यादव आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। भाई ओपी सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आखिर आप इतना अड़े लड़े और खड़े क्यों हैं कि आपको किसान दिख नहीं रहे हैं, किसान समझ नहीं आ रहे हैं? जब भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आप फिलहाल के लिए स्थगित करिए और बातचीत की टेबल पे आ जाइए, दोनों तरफ के प्रतिनिधि बना देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव मानने से आपको क्या परेशानी है? आप तो साहब सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं। ब्रजेश, नहीं ऐसी बात नहीं है ब्रजेश जी। ये केंद्र की सरकार जब से देश में बनी है, आप देखिए कि उसके जितने भी निर्णय बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो किसानों को हित में रख करके, कृषि और किसान को हित में रख करके किया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की हो। ब्रजेश जी देखिए, किसान बैठे हैं धरने पर, सबको हमदर्दी है, लेकिन उसकी गहराई में भी जाना होगा। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों के कंधे पर राजनीति की बंदूक रख करके चलाई जा रही है? क्या आप इस बात को मानने से इनकार करेंगे? किसानों के आंदोलन की खेती में वोटों की राजनीति की जा रही है, भ्रम की राजनीति। हम कहते हैं जब तृतीय चक्र की वार्ता की आप मंगल ग्रह से आए हो, आप किसानों पे राजनीति नहीं करते हो। इस बात के लिए कहा था, नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, हमें 2 मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद जो आप पूछेंगे मैं बोलने के तैयार हूं। हम कहते ये है कि जब सरकार ने ये पूछा, किसान नेताओं की जब वार्ता तीसरे चौथे चक्र की चल रही थी, उन्होंने पूछा कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं, हम केंद्र सरकार है, ये किसानों के हित में बनाई गई है। आप कहते हैं कि काला कानून है, तो आखिर उसके प्राविधान में दिक्कत क्या है? तो नहीं बता पाए।
आप ये बताइए कि आप भी इस बात को जानते हैं, किसानों के 52 संगठन बने हुए हैं, 6 चक्र की वार्ता हुई, केंद्र सरकार लगातार बैठक कर रही है, केंद्र सरकार लगातार वार्ता कर रही है। ओके। आपसे प्रस्ताव भी मांगा, आपने 24 प्रस्ताव दिया, 15 हमने स्वीकार भी कर लिया। अब आप ये कहते हैं कि जब तक तीनों, पहले तो आपने कहा कि तीनों कानूनों में संशोधन होना चाहिए, केंद्र सरकार ने आपके प्रस्ताव धर्मेंद्र मलिक जी माना। रुकिएगा, मैं अब आऊंगा आप आपके कहते हैं पास। तीनों जब तक रद्द नहीं होंगे, ओके, अब मैं आपसे समझना 4 चाहता हूं, महीने ओपी के सिंह जी, लिए हम राशन पानी ओपी सिंह लेके जी, बैठे हैं। अरे आप मेरे दोस्त हैं, एक सवाल जी। ले लीजिए। आज आप कसम खा के आए हो, लग रहा है कि सवाल नहीं लोगे। हाँ, पूछिए मेरा सवाल यह कि जब भारत का ना, सुप्रीम पूछिए कोर्ट, ब्रिजेश जी। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप विचार करिए कि जब तक ये कमेटी या सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, आप इन कानूनों को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट की मानने में आपको क्या कठिनाई है? ब्रिजेश जी, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का हम सम्मान करते हैं। अभी तो सलाह दी है, आदेश नहीं दिया। है इसी देश के अंदर सुनिए 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 ब्रिजेश जी, सुनिए, इसी देश के अंदर हैं और आपने डिबेट चलाया, देखा है, जो खुलेआम इस देश के अंदर कहते हैं कि हम संसद को नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। हम तो सबको मानने को तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो हम इस पर भी विचार निर्देश नहीं करेंगे। दिया है, अगले सप्ताह अगर निर्देश देंगे तो लेकिन बाध्यकारी एक होगा। पक्ष अभी है। उन्होंने सलाह ब्रिजेश दी है जी, आपको। दूसरा पक्ष भी सुनिए ना, दूसरा पक्ष भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान में हर नागरिक को जो प्रदत्त अधिकार है, ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, दिल्ली और एनसीआर को बंधक बनाए हुए हैं, ये शब्द इस्तेमाल बंधक का नहीं किया। नो 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 नो, क्या जो है, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट ना करें। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गलत की तरह उसको फाड़ करके फोटो खिंचवाते हैं, यह भी संवैधानिक है। ओके, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र मलिक, आलोचना नहीं होनी थैंक यू। चाहिए। अब मैं आपके मित्र धर्मेंद्र मलिक को आमंत्रित करता हूं, भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन। धर्मेंद्र जी, स्वागत आपका। ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली को बंधक बनाया हुआ है और आप सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं हो, ये संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन आप कानून की रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में जो कुछ भी हुआ, आप लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब स्थितियां क्या हैं और क्या कोई समाधान निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? देखिए ब्रजेश जी, लगातार आप इस आंदोलन पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रत्येक दिन आप डिबेट करते हैं, सवाल पूछते हैं। हम नहीं, देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ना करता हो या सम्मान ना करता हो। ओपी सिंह जी ने फैसला सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत यही है। मैं ओपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि किसने नहीं ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट देश का है, सुप्रीम कोर्ट का सबको सम्मान करने का मतलब सबके मन में उसका सम्मान भी है और सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी भी है। मैं पे समझा दूं। दूसरा, ओपी सिंह जी ने शुरू किया कि किसान हित की सरकार है। देखिए, 7 सालों में आप किसान से मिले नहीं, किसान सरकार को ढूंढते रहे, सरकार ने बात नहीं सुनी। तो आज जो है 7 साल का जो गुस्सा है, ये 22 दिन से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा? आपने जो है भारत सरकार में आते ही पहली चिट्ठी जारी करी कि जो राज्य सरकार बोनस देगी हम उस राज्य से खरीद नहीं करेंगे। बोनस दे रहे थे कौन? शिवराज चौहान। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सरकार किसकी थी? भाजपा की। 200 रुपये का नुकसान हुआ किसका? किसान का। 50 किलो की बोरी यूरिया की आपने 45 किलो की कर दी। ये आपने हमारा किसान कल्याणकारी योजना लागू की। पिछले 4 साल में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अगर यूपी के हिसाब से देखूं, भुगतान आज तक हुआ नहीं। ये तो है आपकी कल्याणकारी योजनाएं। अब आप आगे की सुनिए। भारत सरकार जिद पर अड़ी हुई है, तो किसान भी इस देश में कमजोर नहीं है और किसान ने दिखा दिया है कि अगर भारत सरकार बात नहीं सुनेगी। पर धर्मेंद्र मलिक ये तो कह रहे हैं कि आपको विदेशों से फंडिंग आ रही है, आप लोग खालिस्तानी हैं, कहां कहां बाहर से पैसे भी आ रहे हैं आंदोलन के लिए। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का काम है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर विदेशों से फंडिंग आ रही है तो उनकी जांच कराएं और उनको जेलों में भेजिए। दूसरी बात, अगर किसान आंदोलन करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। अगर किसान कोविड में खेत में काम करता है
तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। हमें इनसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे देश को भोजन देते हैं, हम किसान हैं, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त इसमें कोई है नहीं। -10 में हम खेत में पानी चलाते हैं, तो नकली राष्ट्रभक्तों से हमें सर्टिफिकेट। पर धर्मेंद्र मल्लिक जी, मुझे एक बात बताएं आप, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और मेरा कंफ्यूजन आप दूर करें। जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोग मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक पिछला जो चुनाव हुआ था, आप सब लोग तो बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के साथ खड़े थे, और आज कह रहे हैं कि इनसे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, देश में ब्रजेश जी सबको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, और जो सरकार किसान हित में काम ना करे या किसी क्षेत्र के हित में काम ना करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार हम बनाते रहे हैं, थे तो आप इन्हीं के साथ ना। 60 अब आपको ये देश विरोधी कह रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इनके साथ रहिए, आपको देश विरोधी नहीं कहेंगे। 24 में बताएंगे, 2024 में बताएंगे इनको जी। अच्छा, तो 22 में इनके साथ हो मतलब? नहीं, अब आंदोलन जो है चला हुआ है जी। तो ये 24 में आएंगे केंद्र के चुनाव में, हाँ। और 22 में उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। ओके, ऑलराइट। मैं और जूही मैं एक सिंह और कहना चाहता हूँ, जी जी जी। ये कह रहे कि 700 चौपाल लगाएंगे। यहाँ पे 7000 चौपाल में जितनी भीड़ होगी, इतने लोग दिल्ली के 3 बॉर्डर पे इकट्ठा हैं, इनको यहीं भेज दो, खर्चा भी ओके, नहीं मैं करना जूही पड़े, सिंह जी हम को 50 आमंत्रित मंच करता हूँ। लगवा ओपी देंगे, सिंह समझा काफी लो। देर से जूही सिंह को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जूही सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान ले सरकार तो कोई कमी है, और इतना आप लोग क्यों इस आंदोलन को भड़का रहे हैं कि किसान भाई 20 दिन से इतनी कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? ब्रिजेश जी, 4 से कम तापमान है आज दिल्ली बॉर्डर का। किसान वहां बैठा हुआ है, वो क्यों बैठा है? किसी के भड़काने पे थोड़ा ही बैठा है, उसका अधिकार है। और हमारे कृषि मंत्री पत्र लिख रहे हैं, हर पत्र में वही बात, सरकार गंभीर नहीं है कि किसान से वार्ता करे या किसान की कठिनाई को समझे। तो हर बार एक अहंकार जो आता है कि जो हमने कर दिया वही सही है और इसे आपको मानना ही पड़ेगा, और आप इसका प्रचार करिए या आप ना समझें। ये किस तरह की सरकार है? जिन 700 चौपालों की बात आप कर रहे थे, एक बख्शी का तालाब में मैंने देखी थी, आज चल रही थी मंडी के बगल में, उसमें कौन किसान गया मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर गए थे और जिंदाबाद जरूर चल रहा था। किसान से आप बात कर कहा रहे हैं? किसान उत्तर प्रदेश का परेशान है। किसान कह रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या, लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जो कि खुद मैं इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। लेकिन सरकार को अपनी बात पे अड़े रहना है, अपने आप को प्रमाणित करना है कि हम सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कुछ नाम भी सुझाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से दलील क्या दी गई कि किसान मास्क नहीं पहन रहे हैं, किसान गांव में जाकर कोरोना फैलाएंगे। चुनाव में ये सब मुद्दे गायब हो जाते हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, कितने अहंकारी तरीके से ये कह रहे थे कि किसान देशद्रोही है, किसान को भड़काया जा रहा है, किसान नासमझ है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। अरे वो पर्सनल लाइफ में अच्छे आदमी, ओपी सिंह का पार्टी के प्रवक्ता है, तो अब थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। हम लोग के अच्छे मित्र, हमारे तो सीनियर रहे हैं भाई, ये तो ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। ऐसा मैंने कुछ ये भी तो आप नहीं कहा, पत्रकारिता में आ गए बोलिए हैं, आप। हम लोग जानते हैं बड़े शरीफ आदमी हैं, पर अब क्या करें, अब इनको जो दायित्व मिला वो तो बोलेंगे। जूही सिंह जी, गो अहेड। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं एक सेकंड, ओपी सिंह जी, अरे मैं तो आपको खुद ही सम्मान दे के बुला रहा हूँ। जूही सिंह जी, बोलिए आप। देखिए विजय जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो आज तक किसी ने नहीं उठाया कि सिविल सोसाइटी का इसमें रोल क्या है। तो सब लोग तभी तो बात करेंगे जब सरकार बात कुछ करने के लिए तैयार होगी। सरकार अगर कहेगी कि वही कानून चलेगा जो हमने बनाया है, हम इसमें कुछ भी नहीं बदलेंगे, और बार बार वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसान को दिखाया जाएगा, तो किसान कैसे विश्वास करेगा कि यही सरकार है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वही बात आप कह रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 6 से 7% खरीद होती है केवल मंडियों में, बाकी हमेशा बाहर होती है। छोटा किसान है, छोटी जोत का किसान है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, यूरिया की कठिनाई बताई गई, बीज प्रमाणित नहीं मिल रहा है। सरकार को ये पहुंचने की जरूरत ही नहीं, वो बताते हैं कि हमने मंडी बना दी। तो इस तरह की बातों पे क्यों विश्वास करें? थैंक यू। उमा शंकर पांडे, एक तरफ तो कहा जा रहा है कांग्रेस बड़ी कमजोर हो गई है और आजादी के बाद अब तक की सबसे कमजोर कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी आप पर यह भी आरोप लगाती है कि इस पूरे आंदोलन की जो रूपरेखा है, इसकी फंडिंग, खाद पानी सब कांग्रेस कर रही है। तो जब आप कुछ नहीं कर पाए, बीजेपी से नहीं लड़ पाए सीधे सीधे, तो अब किसानों की आड़ में आप बीजेपी से लड़ रहे हो।
देखिए, इनको ये कहने का अधिकार है क्योंकि इनकी बेचैनी किसान आंदोलन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं ये हमको कुछ भी कहें, हमारे जब 44 सांसद थे तब भी इन्होंने किसानों के विरोध में भूमि अधिग्रहण बिल को लाने की कोशिश की थी और इनको मुंह की खानी पड़ी थी। अब तो हमारे 50 प्लस सांसद हैं, 52 सांसद हैं, तो अब तो इनको मुंह की खानी ही पड़ेगी। इनका जो अहंकार है वो पूरा देश लगातार देख रहा है। और किसानों को अगर ये कह रहे हैं कि बरगलाया गया है, तो मैं ओपी सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि भारतीय किसान संघ तो इनका खुद का आनुषांगिक संगठन है, वो क्यों किसान बिल का विरोध कर रहा है? खुद इनके लंबे समय से अलायंस पार्टनर इनको छोड़ के क्यों चले गए? क्यों आज वो इनके खिलाफ आंदोलनरत हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है, और वही शिरोमणि अकाली दल इनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है। हाँ, उनको टुकड़े टुकड़े कह रहे हैं को बता रही है जी, जिनको ये टुकड़े टुकड़े कहते हो इन्हीं पे चिपका रहे हैं उल्टा। बिल्कुल। अब इसका जवाब इनको देना है, कांग्रेस को नहीं देना। अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो आपकी बेचैनी लगातार कांग्रेस को लेके क्यों बढ़ रही है? वो प्रदेश और अच्छा, देश मुझे एक बात बताओ, जनता सुप्रीम कोर्ट का समझ इस सुझाव को मानने में क्या कठिन है, इस सलाह को मानने में कि जब तक हम इस मामले पर फैसला अंतिम नहीं सुना देते तब तक के लिए स्थगित, और 20 लोगों की एक कमेटी बना देते हैं जिसमें सरकार हो और किसान संगठन हो। लेट्स टॉक, बात करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए, कोई दिक्कत लंबे है? समय से डिबेट आप करा रहे हैं इस मुद्दे पर, और हमेशा मैंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के 56 इंची प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बिल को वापस ले लें। अंबानी और अडानी जी को जिस दिन लगेगा कि उनके व्यापार को नुकसान होगा, उस दिन ये बिल वापस हो जाएगा। आप इसको आप समझिए कि जिस तरीके से किसानों ने कहा कि हम जियो का बहिष्कार करेंगे, वो पहली बार हुआ है कि एक किसान संगठन वो किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ अगर वो इस तरीके का आह्वान कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी सांठगांठ पूरी तरीके से है और उसके लिए किसान मजबूर है। और जिस तरीके से करनाल के ग्रंथी ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की है, वो कितना पीड़ादायक क्षण आज देश के लिए है। मुझे लगता है देश का एक एक किसान इस पीड़ा से अवगत हुआ है, लेकिन इनको अहंकार इस आंदोलन में जब काफी आग जली, तवा गर्म हो गया, तो आम आदमी पार्टी भी अपना पिसान और आटा लेकर पहुंच गई रोटी सेकने। आज मैंने देखा कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल वहां बाकायदा फाड़ रहे हैं एक एक करके। मतलब पहले एक बिल उठाते हैं, फिर फाड़ते हैं, फिर दूसरा बिल उठाते हैं, वो फाड़ते हैं, फिर तीसरा बिल उठाते हैं, वो फाड़ते हैं। व्हाट इज दिस? देखिए ब्रजेश जी, आज किसान जिस हालात में है, पहले दिन से जो दिल्ली सरकार है वो किसानों के साथ है, और इस पे जो बोला जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, अगर हमारे भाई बंधु, हमारे माँ बाप, जो हम भी किसान के घर से आते हैं, यहाँ पे हर एक व्यक्ति किसान से ही कहीं ना कहीं किसान के घर से बिलोंग करता है। मैं ये कहती हूँ कि किसान अगर अपनी जायज मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है तो इन्हें क्यों दर्द हो रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि उसमें नक्सलवादी हैं, उसमें आतंकवादी घुस गए हैं, उसमें ये हो गए हैं, उसमें वो चले गए हैं, फंडिंग हो रही है। जब इनको सब कुछ पता है तो जांच क्यों नहीं करते हैं? ये इतना चिल्लाते क्यों हैं इस बात को लेकर? अरे ये हाथरस में भी नक्सली भाभी खोज लाए। हाथरस में जो कांड हुआ, उस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ, घटना हुई, उसमें भी ये कह रहे हैं कि वहां से फंड आता है और इसमें आतंकवादी घुसे हैं, नक्सलवादी हैं। आपको हर जगह हर आंदोलन में ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्या जनतंत्र में, लोकतंत्र में आंदोलन करना, धरने देना अपराध है क्या? हमेशा आपको नजर आती है। केजरीवाल की जो किसान को बिल जो आज फाड़े हैं, जब आप सदन में बिना किसी के चर्चा के, बिना किसानों के परमिशन से, बिना किसान संगठन को बुला करके आप सदन में जबरन आपने बिल पास कराया, और वहां पे तो तमाम सांसदों को, जिसमें आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद जी थे, उनको निलंबित किया गया, 7 दिन के निलंबित किया। वो भी अपराध कर रहे हैं। सदन की मेज पे चढ़ के माइक तोड़ेंगे तो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। सदन के माइक तोड़ेंगे तो संजय सिंह को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले क्या? किसान कितने 14 किसान शहीद हो गए, उस पर आपको दुख नहीं आपको लगता है? थैंक यू। ओके, ऑलराइट। रोहित सिंह युवा चेतना के अध्यक्ष हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक सिविल सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी कब काम करती है? जब सरकार और नागरिकों के बीच किसी मसले को लेकर कोई गंभीर पेच फंस जाए। तो हर बार हम न्यायपालिका का मुंह न देखें। सिविल सोसाइटी का काम होता है मध्यस्थता कराना और दोनों पक्षों के बीच सहमति का रास्ता बनाना। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ इस देश में सिविल सोसाइटी नाम की चीज़ अब रह नहीं गई है।
हर मामले में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। और आज कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले को स्थगित करने को तैयार हो तो हम इस मामले पर आगे बढ़ें। सरकार उस पर भी सहमत नहीं है। आदरणीय ब्रजेश जी, एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, जिसमें गोविंदा ने अपने घर में डॉक्टर से लेके वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, नेता और पता नहीं किन किन किरदारों में फोटो टांग दिया था। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को हर किरदार में प्रस्तुत कर दिया है। तो जब हर किरदार को जीने वाला अभिनेता प्रधानमंत्री हो तो सिविल सोसाइटी की प्रासंगिकता विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में कैसे जीवंत रहेगी, यह बात आप भी भलीभांति जानते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि लगातार एक पखवाड़े से आप देश के इतने इंपॉर्टेंट इशू को उठा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेत्री हैं और लंबे समय से मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री थी और शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे पुराना सहयोगी है। किसान आंदोलन जब पंजाब और हरियाणा में और देश में तेज हुआ तो सबसे पहले श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया और अब तो प्रकाश सिंह बादल, जो एनडीए के जायंट लीडर माने जाते थे, उन्होंने पद्म विभूषण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पुरस्कार को लौटाने की पेशकश कर दी। कल तक जब कुछ कलाकार, चित्रकार और कथाकार पुरस्कार लौटा रहे थे तो मोदी जी उन्हें धार्मिक, पर ये देश विरोधी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तान वाले हैं, फंडिंग हो रही है। मैं उसी बात को रखने जा रहा हूँ। देश तोड़ने की साजिश हो रही है। उनको भी लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी के संगम में स्नान करेगा वो नागपुर के आरएसएस यूनिवर्सिटी का राष्ट्रवादी होगा। जो मोदी जी का विरोध करेगा वो मोदी जी का विरोध करने का मतलब है कि वो खालिस्तानी होगा, वो अफगानिस्तानी होगा। तो आप मोदी जी का विरोध क्यों करेंगे? आप मुद्दों का विरोध करिए, पर किसी व्यक्ति का विरोध क्यों करेंगे आप? उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। मुद्दों पर नीतियों की आलोचना करिए। मोदी स्वयं में मुद्दों के विरोध में है। देश के जीवंत और ज्वलंत मुद्दों के विरोधी प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति का उभार हो गया है पिछले 6 सालों में, जिनका नाम आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी से बड़ा जन विरोधी कोई व्यक्तित्व इस देश में नहीं दिख रहा। तो आपको लगता है कि ये कुछ समाधान का रास्ता निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? पंजाब जाते सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानने में क्या कठिनाई है? अपना आइकन मानता था और आज जब पंजाब के पगड़ी वाले किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं तो मोदी जी और उनकी सेना उन्हें खालिस्तानी बता रही है। आप सोचिए, जिस खालिस्तान का मुद्दा ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 में समाप्त हो गया, जिस खालिस्तान के मुद्दे ने भारत की इस पक्ष पर मैं सहमत हूं कि 30 साल से जो मुद्दा खत्म हो चुका था भारत में, इनकी एक गलती ने उस मुद्दे को जिंदा कर दिया। मैं सहमत हूं इस बात से। और बीरेन सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है केंद्र की सरकार उस पर कुछ विचार करेगी, पर अब से थोड़ी देर पहले मैंने ये एक 7-8 पेज का एक पत्र आया है, मेरे पास मौजूद है। ये भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। इन्होंने वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कई बार धर्मेंद्र मलिक वगैरह को दिखाया जा चुका है, उसी को ट्विटर पे डाल दिया है। यानी सरकार का पक्ष स्पष्ट है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और न कोई चीज़ स्थगित होगी। ब्रजेश जी, अपने यहाँ गांव में एक कहावत है कि ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा बलाई कोर्ट। तो जिसके हाथ में सत्ता होती है वही सब कुछ है। और लोकतंत्र में जनता के नाम पर जो दल सत्ता में रहते हैं वो निर्णय मनमानी करते हैं, लेकिन दुहाई जनता की देते हैं। आज किसान का आंदोलन इतनी तेज सर्दी में, इतनी ठिठुरन में सड़क पर चल रहा है। अब बीजेपी के हमारे साथी ये कह रहे थे कि ये विपक्ष जो है किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, और जब दंगल प्रस्ताव आया था तो ये किसान के कंधे पे सतोली बम बांध के चला रहे थे। ये करे तो सब ठीक है, दूसरा करे तो गड़बड़। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसने मुंबई के बंदरगाह पर दंगल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए पूरे देश से किसानों को एकजुट किया था। विदेशी निवेश का बीजेपी पूरे जीवन भर विरोध करती रही। चाइना के सामानों का पूरे जीवन भर बीजेपी, स्वदेशी जागरण मंच ये विरोध करते रहे। अब आप बताइए, ये नारा दिया गया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये बेच डाल रही, वो बेच डाल रही है। लेकिन जब जब कोई बात जनता की आती है तो सरकार क्या इसलिए बनी है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी? वही अंतिम व्यवस्था है,
उसने अगर कोई फैसला कर लिया तो पलटा नहीं जा सकता। कोई बाध्यता है, कोई मानवता के ऊपर है, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर है कोई व्यवस्था। किसान के नाम पर आप कानून लाते हैं, अरे किसान से भी पूछ लो भाई, जो कह रहा है कि हमें अपना भला नहीं चाहिए, आप कह रहे हो नहीं जबरदस्ती भला करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि गए थे, पैर टूटा था, इंजेक्शन गए थे उसको जुड़वाने और पता लगा ऑपरेशन ब्रेन का कर दिया। तो ये सब बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा भी तो होता है वीरेंद्र जी कि मरीज मान लो तैयार नहीं है तो डॉक्टर को कई बार थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ती है। भाई मरीज के हित में होता है ना डॉक्टर का कदम। अरे तो मरीज के हित में है तो आदमी की लगाए वाली सुई का भैंस के सुई लगा देगा आदमी को डॉक्टर? आदमी तो वही इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर जो आदमी को लगता है कि इकट्ठे 500 ml ठोक देगा। समस्या इस देश में ये है जी कि रजाई में बैठकर हीटर में ताप कर गर्मी, किसानों के दर्द पर बात हो रही है। समस्या इसी बात की है भाई, कोई आदमी अपनी फसल बचाने के लिए रात रात भर खेत में जूझता है, पानी लगाता है तो खड़ा रहता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे सर्दी, चाहे बरसात। लेकिन सियासत के चश्मे से वो थोड़ी देखा जा सकता है। ना ही किसान के उस काम को जुमला कहा जा सकता है, ना ही ओवर एक्टिंग कही जा सकती है। वो सच्चा आदमी है, मेहनत से कमाता है, मेहनत से खाता है। तो आप इस देश की सियासत में जो लोग इन सब चीज़ों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो अगर कानून खत्म कर दें तो राजनीति खत्म हो जाएगी ना। न सपा को मौका मिलेगा, न कांग्रेस को मिलेगा, न आम आदमी पार्टी को मिलेगा। खत्म कर दें। पर किसानों की आय दुगनी कैसे होगी फिर? किसान की आय नहीं, मंत्री और अफसर की आय दुगनी तुगनी होगी। मलाई इन्हीं को खाना है। किसान की तो आय दिन ब दिन घटी रही है भाई। 1800 का धान 800 रुपया में बिक रहा है, तो किसान की आय बढ़ रही है कि अफसर की आय बढ़ रही है? ये देखे सरकार। पर ओपी सिंह तो 1800 में बेचे हैं अपना धान जौनपुर में। देखिए कुछ बातें जो है तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पे ना गुजरे। धर्मेंद्र जी आऊंगा प्लीज बेटा। चूंकि अपना पेट भरा है इसलिए दूसरे की भूख का एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप जिस समाज को जो दे रहे हैं वही लौट कर आएगा, चाहे सुख देंगे चाहे दुख। ये बात सबको समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में हर चीज मिलती है, लेकिन आदमी को ये तो आप धार्मिक भाव से डरा रहे हो वीरेंद्र जी। नहीं, मैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि दुनिया में हर चीज मिलती है, लेकिन आदमी को सिर्फ अपनी गलती कभी नहीं मिलती। तो अपनी गलती को भी पहचानना होगा। वही आदर्श नेता है, वही आदर्श पार्टी है। अब आप इनको कौन डरा पाएगा? इनके पास राम, रहमान, रहीम सब हैं। ज्यादा करोगे अली बजरंग बली कर देंगे। ये हिंदू मुसलमान को डराएं। इनको तो वोट लेना है, ये कोई नहीं डरते। इनके पास सत्ता है, बंदूक है, लाठी है, मुकदमा है, जेल है, सब है। हाँ, मैंने एक नेता को सुना, वो किसान चौपाल में गए थे और श्रीनगर में प्लाटिंग करवा रहे थे कि श्रीनगर में प्लाट ले लो प्लाट। और महबूबा मुफ्ती के अगल बगल भी मिल जाएगा, वहाँ घर पे बढ़िया खाना भी मिलेगा अगर आप बीजेपी से हैं, क्योंकि इनका अनुभव अच्छा है जी। चलिए, आज बहुत शानदार, नाम नहीं लूंगा किसी का, इस देश के लोग सब समझते हैं कि बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। और मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा और तमाम लोग बन गए महान झूठ बोलकर। और कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, और चली नहीं है किसी की उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपके मित्र ओपी सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता दे रहा है, कोई विकल्प सुझा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो उनके सुझाव को अमल में लाने में या कुछ वक्त तक इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन में रोकने में आपको क्या कठिनाई है और क्यों नहीं करना चाहते आप? देखिए, ऐसा ब्रिजेश जी, हमें कोई कठिनाई नहीं है।
मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। यहां डिबेट में जितने भी हमारे मित्र बैठे हैं, अगर ये केवल एक जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाई है उसके प्रावधानों में क्या खामियां हैं, एक एक सवाल अगर इसमें से कोई पूछ ले हमसे तो मैं बताने को तैयार। आप बोल दो, मैं धर्मेंद्र मलिक को लाके सब जवाब दिला दूंगा। आप अपना बात खत्म कर लो, आपके बाद धर्मेंद्र मलिक बोलेंगे और इस कानून की खामी गिनाएंगे। आप ओपी सिंह जी, आप अपनी बात खत्म करो। हाँ ठीक है, लेकिन एक एक सवाल पूछे, मैं उसका जवाब नहीं, आप अपने सवाल कर लो। बात मैं ये कहता हूं ब्रजेश जी, जरा शांति से हम ये बताइए, अडानी ने हरियाणा में मई 2020 में ही जमीन कैसे खरीद ली, वो भी आपके खट्टर सरकार से लैंड यूज परिवर्तन करा के। नोटबंदी आपके लोगों को पहले पता चल जाती है, और ये कानून आएगा ये अडानी को पहले पता चल जाता है। कैसे हुआ ये? मई 2020 लैंड यूज परिवर्तन, आपने सवाल कर लिया अडानी ने। अब उनको जवाब देने दो। कंपनी कैसे बन गई हरियाणा में? ओके उमाशंकर, आपका सवाल समझ में आ गया, जवाब दीजिए ओपी सिंह जी। क्यों चली गई यार? ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। आवाज चली जाएगी अब। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि 3 कानूनों से संबंधित जो 3 कानून हैं जिसको से संबंधित है ये, उसके प्रावधानों में क्या गलती है इसको बताएं। ओके, धर्मेंद्र मलिक को लाया जाए। बताएं क्या? एक सेकंड उमा, धर्मेंद्र मलिक स्क्रीन पे लाओ। एक सेकंड, अब सब लोग शांति से केवल 2 लोग बोलेंगे। असीमित भंडारण का अधिकार क्यों दे दिया? ओके, धर्मेंद्र मलिक को स्क्रीन पे लाया जाए। आप बताइए, असीमित भंडारण का अधिकार क्यों दिया? थैंक यू, मैं आपको लाता हूँ। एक सेकंड भंडारण करके पहले किसान की बीजेपी से बात हो जाए। चैलेंज है। ओके, इन सबकी आवाज बंद, और सिर्फ धर्मेंद्र मलिक बोलेंगे। धर्मेंद्र मलिक, तीनों कानून में क्या खामी है ओपी सिंह को एक एक करके बताओ। अब आप दोनों बोलोगे, केवल धर्मेंद्र मलिक बोलेंगे और ओपी सिंह सुनेंगे। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। देखिए मिश्रा जी, आपने समय दिया, धन्यवाद, लेकिन ओपी सिंह जी को कह दो कि बीच में ना टोकें। आप बोलो। जो पहला बिल है एपीएमसी एक्ट वाला, वाणिज्य और संवर्धन जो कानून है, इसमें इन्होंने लिखा है कि प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। हमारा ऑब्जेक्शन है, उचित लाभकारी मूल्य वो होता है जो हमारा और ब्रजेश मिश्रा जी के बीच में तय हो जाए। हमारी मांग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। हम इसको इसलिए मांग रहे हैं सुरक्षा कवच के रूप में कि भारत सरकार ने 65 साल बाद एपीएमसी कानून में बदलाव किया है, ट्रेडर को बढ़ाया है। उसका जवाब सुनिए। दूसरी सुनो यार, उसका जवाब सुनिए। सुनो, उसका जवाब सुनिए। अरे आप पहले मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, पहले अपने कानून की खामी सुनो। अरे मैं भाषण सुनने के लिए दूसरा आपने लिखा है यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा। अरे फिर क्या करने आए तुम? अरे तुम सरकार हो क्या करने आए तुम यहाँ? सुन लो, आप सवाल पूछो। दूसरा सवाल पूछो। सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना बाद में। पहले सवाल पूछ रहा हूँ, बाद में जवाब देना। तो एक सवाल का जवाब लो ना। आपका गला खराब हो जाएगा, पानी पीना पड़ेगा, रुक जाओ। चलो बताओ क्या है, बताओ, बोलो। मैंने कहा ब्रजेश जी, ये जो बात कर रहे हैं, देश के 26 राज्यों में यह कानून लागू है कि कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अपनी उपज खुले बाजार में बेच सकता है, जिसमें से पूरे देश में 10 राज्य विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार चल रही है जहां पर यह लागू। दूसरी बात यह है, अरे मुझे एमएसपी की बात बताओ। एमएसपी का कानून का एमएसपी की फेयर प्राइस की बात बताओ कि हमारी सरकार ने यह लिख कर दे दिया है कि एमएसपी लागू रहेगी। अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? तुमने ठेका ले लिया क्या? भारत सरकार हमेशा रहेगी तुम्हारी, तुमने बेनामा करा लिया क्या? भारत सरकार का बेनामा भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो गया है। मेरी सरकार जो है, सुनो, बात करिए। धमकी देने वालों, 2014 में भी मेरी सरकार रही, 2017 में भी हमारी सरकार बनी, 2019 में भी हमारी सरकार बनी, हैदराबाद में भी हम जीते। सुन लिया धर्मेंद्र मलिक, हो गई तसल्ली। साथ है चक्रवर्ती, या जो भड़काए गए, चक्रवर्ती सम्राट का भी इलाज हुआ था। नहीं बनी। देश के 135 करोड़ दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट था,
जो जो आप मोदी के दुनिया में खिलाफ नारे चक्रवर्ती लगा रहे हैं, सम्राट था वो भी अहंकार के कारण जो मारा मोदी जी गया। के खिलाफ कीजिए नारा आप, लगा किसान रहे हैं। अपनी मोदी का MSP भी की यही गारंटी हाल मांग होगा। रहा है। हाँ हाँ धर्मेंद्र मलिक और कोई बात आपकी? चक्रवर्ती सम्राट का भी अरे है। हम भी किसान हैं, सब किसान मैं हैं। ये- किसानों का हितैषी बनने अरे वालों, तुम काहे के किसान हो? जो आप तुम गिर-गिर फर्जी के किसान हो, रंग तुम बदल भाजपा रहे के हो, दलाल तुम हो। भड़का रहे हो। तुम मैं तो किसान challenge नहीं करता हो, हूं तुम ना भाजपा के कि दलाल बताओ, हो। बताओ उस प्रावधानों मैं तुम्हें में क्या चैलेंज कमी है? करता हूं। मैं तुम्हें, अरे तुम सुनना नहीं चाहते? प्रावधान की कमी तुम सुनना कहां चाहते हो? सुनो, आपने लिखा बोलो ना कि बोलो बिचौलिए आप कम क्या होंगे। प्रावधान में कमी है? आपने प्रावधान में कमी है, आपने कहा बिचौलिए कम होंगे। बिल में आपने लिखा एनी पैन कार्ड होल्डर, कोई भी पैन कार्ड वाला खरीद कर सकता है। बिचौलिए कम हुए या बढ़े बताइए। आप थोड़े से ट्रेडर को जो है रेगुलेट नहीं कर पा रहे। अरे यार, आपने मेरे पूरा किसान भारत जो है नेता ट्रेडर भाई, बना दिया। वो आप विकल्प रेगुलेट है, कर पाएंगे? वो विकल्प है, पुराना है कि आप मंडी में कहां अपना लिखा है माल विकल्प? बेचो या कहां खुले लिखा बाजार है में विकल्प? बेचो। ये विकल्प कहां लिखा है ये बात विकल्प? नहीं है, ये कानून में कहीं ना अच्छा चलो मत छोड़ दो, नहीं हो सकती बात, नहीं हो सकती बात। ना ना जूही सिंह जी को लाया जाए। थैंक यू। ओके शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। जूही सिंह जी को लाया जाए। ओके एक सेकंड उमा प्लीज रुक जाइए। जूही सिंह जी देखिए, मैंने तो सुनना ही कोशिश नहीं की चाहते। कि रूलिंग पार्टी और किसानों के बीच कोई बातचीत हो जाए, लेकिन अब अप्रिय संवाद है, दोनों एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। जूही सिंह जी ब्रिजेश जी, सरकार को उत्तेजित होने से कोई फायदा नहीं है, किसान की बात सुननी पड़ेगी। रास्ता एक ही है जो आपने सुझाया है कि किसान जो चाहता है उसको दें, इन कानूनों को स्थगित करें, नए सिरे से एक जिम्मेदारी सरकार ले। न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं हम, मैक्सिमम मूल्य भी नहीं मांग रहे हैं। किसान को लागत भी नहीं मिल रही है, किसान ठंड में बैठा है और आप कह रहे हैं कि एमएसपी लागू है। एमएसपी कहाँ मिल रहा है भाई साहब? सरकार इसको बताए, अपनी जिम्मेदारी। क्रय केंद्र कौन से खुल रहे हैं? आज ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कम्युनिज्म से किसान का क्या ताल्लुक? अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? आप नहीं वो धर्मेंद्र मलिक बोल रहे हैं, तो परेशान मत होइए। आप बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, मैडम बोलिए, मैडम बोलिए जी। दूसरी बात ब्रिजेश जी, अगर विश्वास किसानों का जीतना है तो सच बोलना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि इन कानूनों में ऐसे प्राविधान हैं जो किसान के साथ नाइंसाफी करते हैं और किसान के साथ नाइंसाफी हो रही है। यूरिया की आपने बात सुन ही ली, किसान को मूल्य मिल नहीं रहा है। आपके बड़े बड़े मंत्री ये कह चुके हैं कि लेबर फोर्स को कृषि से हटाकर हमें शहरों की ओर भेजना है। शहरों में आपने क्या प्राविधान किया है? आप कृषि को बंद करना चाहते हैं, आप एग्री बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप छोटे किसानों की बात भी नहीं कर रहे हैं। ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर में ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये तीन कानून है, ऐसा लगता है। और धर्मेंद्र मलिक जी ये बताओ कि इस बार धान का एमएसपी मिला उत्तर प्रदेश में अथवा नहीं मिला? धर्मेंद्र मलिक बताओ। देखिए उत्तर प्रदेश में ब्रजेश मिश्रा जी, एक उप जिलाधिकारी ने यहां तक कहा है कि हम सरदार का धान नहीं खरीदेंगे, यानी कि सरदार भी मतलब किसान भी जातिगत हो गया, उसको माफी मांगनी पड़ी। आज शाहजहांपुर में पुआया मंडी में 8 दिन से 200 ट्रॉलियां खड़ी हैं, सरकारी क्रय केंद्र बंद है, व्यापारी उनसे 1100 रुपए में खरीदने को तैयार है। आप कह रहे हो ओपी सिंह जी ने 1800 में बेचा है, भाई उनकी तो सरकार है, वो तो 2000 भी बेच सकते हैं। मिश्रा जी आप हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, आप अपने रिपोर्टर को भेज के पता करवा लें उत्तर प्रदेश में कितनी खरीद हुई है। उमाशंकर पांडे, छोटा सा राज्य है मिश्रा जी, 192 एमटी खरीदा है पंजाब ने। ओके ऑल राइट। उमाशंकर पांडे, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रदर्शन हो, ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, लेकिन दिल्ली के नागरिकों को भी तो परेशानी हो रही है इसकी वजह से। देखिए ये दिल्ली के लोगों के साथ ही साथ पूरे देश के लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर चीज़ें महंगी होंगी, वो चंद व्यापारियों के हाथ में जाएगा और चीज़ें महंगी होंगी तो ये आगे चल के समस्या देश के 80% लोगों के सामने आने वाली है। जब गेहूं और तिलहन दलहन और सब्जियों के दाम हमेशा आसमान पे रहेंगे ब्रजेश जी, तो वो दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का, बिहार का हो या पंजाब का, वो खाएगा कैसे? सबकी थाली से ये सब्जियां गायब हो जाएंगी, फल फ्रूट गायब हो जाएंगे। आप देखिए रिलायंस फ्रेश के स्टोर को देख लीजिए, अडानी के खाद्य सामग्रियों को देख लीजिए, उनका रेट अभी से आसमान पर है। फॉर्चून का आटा कोई आम आदमी खरीद के दिखाए, खा के दिखाए रोज, तो आने वाले समय में तो ज्यादा कमाइए, ज्यादा खर्चा करिए। कहां से कमाए? नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार नहीं,
ये तो उस पर भी बैन कर दिए हैं। ये लड़ाई असल में ब्रजेश जी, घर को छोड़कर जो लोग सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं वो अपना घर बचाने के लिए घर छोड़ के आए हैं, और नेतृत्व किसके हाथ में है देश का? जो घर छोड़ के आए हैं अपने ऐशो आराम के लिए। ओपी सिंह जी कह रहे थे हम किसान हैं, नरेंद्र मोदी जी तो बचपन में घर छोड़ के चले गए थे, माफ करिएगा, उन्होंने खेती किसानी कहां सीखा? योगी जी भी संजोग से अपना घर छोड़ के बचपन में ही आ गए थे, उन्होंने खेती किसानी कहां सीखा ये बता दीजिए। और जो आप प्रश्न की बात कर रहे थे, 4 प्रश्न जवाब दे दीजिए। किसान कंट्रोवर्सी में, विवाद में कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? अब तक जो देश में कालाबाजारी जिसको हम कहते थे उसको आपने लाइसेंस क्यों दे दिया? असीमित भंडारण क्यों हो सकता सबका है? जवाब ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 20 मई को ही, कानून तो अक्टूबर में आया। अडानी ने 20 मई में ही खट्टर से कह के लैंड यूज बदलवा के वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज कैसे खोल दिए? नीलम जवाब यादव, आप दे दीजिए। थैंक यू। नीलम यादव, हमें इसके समाधान के बारे में भी तो बात करनी चाहिए। राजनीति ठीक है, यहाँ तो हर बात पे राजनीति होती है, यहाँ तो मुंडन और तिलक शादी तक में पॉलिटिक्स होती है। ये बड़ा विचित्र टाइप का देश और प्रदेश है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि समाधान पर भी तो हमें ही बात करनी है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी मतलब हम और आप जैसे लोग, वो कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आएंगे, इसी देश का हिस्सा है। समाधान के लिए ही जो आप इसको, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि ये विपक्ष लोगों का इसमें रोल है और इसमें किसान नहीं है, असली किसान नहीं है, किसान जींस नहीं पहन सकता, किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती है। अरे किसान क्या कर सकता है? पिज्जा खा ले तो छाती पे बैठ के गरियाते हैं ट्विटर और फेसबुक पे कि किसान पिज्जा कैसे खा रहा है। वो तो देखिए सीधा सीधा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अडानी अंबानी के दलाल हो चुकी है। और जब तक इनके आका लोग नहीं बोलेंगे कि एमएस भाई किसान क्या मांग रहा है, सीधा सीधा एक बात मांग रहा है कि एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। वो आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बिल में आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, समाधान भी तो हो। संशोधन, ठीक है, संशोधन केंद्र सरकार ने गलती की, ओके, धरना प्रदर्शन हो। अब समाधान क्या है? सर समाधान आप बोले सिविल, हम कहते हैं कि हम भारत सरकार को से सब कुछ निकालना है, सरकार से सब कुछ है। जब सरकार अपनी मनमाने ढंग से सब कुछ किए जा रही है तो हम किससे समाधान करने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है तो हमारी बात कौन सुनेगा? समाधान तो हम कर रहे हैं। रोहित, धर्मेंद्र जी रुकिएगा। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसान पिज्जा खा ले तो उसको बड़ी गालियां पड़ रही सोशल मीडिया में। फुट मसाजर पे अगर वो मसाज करा ले तो बहुत बड़ा पापी और खालिस्तान का पैसा आ गया। अगर वो ड्राई फ्रूट्स कूट के खा ले और उसका हलवा खा ले तो भी उसके ऊपर बड़े इल्जाम लग रहे हैं। और अभी मैं तो एक वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उनके एक नेता का बयान सुन रहा था कि लंगर में जितने लोग बैठे खाना खा रहे हैं, धरना देने वाले तो खा ही रहे हैं, आसपास के जिलों से भी लोग आ रहे हैं वहाँ खाना खाने। वो एक अलग तरीके की समस्या है। मोदी जी करें तो लीला, देश में और लोग करें तो कैरेक्टर ढीला, यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प हो गया है। आपको याद है बनारस में मोदी जी अपने क्षेत्र भ्रमण पर गए थे, किसानों के ऊपर दिल्ली बॉर्डर पे लाठियां बरस रही थी शीतलहरी में, और मोदी माइकल जैक्सन और रॉक स्टार की तरह थिरक रहे थे काशी में। मोदी जी यह समझने में भूल कर रहे हैं कि वो भगवान नहीं है। प्रभु राम का भी विरोध करने के लिए रावण लंका में खड़ा था। यह तो हिंदुस्तान है जहां हर घर में प्रभु राम और रहीम पैदा होते हैं, जहां राम और कृष्ण के विचारधारा को आत्मसात कर न्याय के खिलाफ संघर्ष किया जाता है। अब एक ही समाधान है, 2022 में उत्तर प्रदेश में महापरिवर्तन, 24 में भारत से सफाया। नहीं तो किसान मजदूर नौजवान को चौराहे पर मोदी जी बड़े वाले कटोरे के साथ खड़ा कर देंगे भिक्षा मांगने के लिए। क्या कह रहे हैं ओपी सिंह जी? आपसे थोड़े मार्गदर्शन लोग लेगा, आप जो कहिएगा वही माना जाएगा। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अडानी अंबानी के जो दलाल बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। मोदी जी जब तक वो लोग सही कहेंगे संशोधन, तो क्या वो बिल को वो जबरदस्ती तरह से बिल पास कराया गया उनके कहने पे, न किसानों से नहीं, जूही सिंह जी नहीं है, नीलम यादव है। सांसदों से राय ली गई। आप अपने मनमाने ढंग से चला रहे हो पूरे यहाँ उत्तर। अरे तो रोहित सिंह आप ही फोन कर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि किसान बिल का विरोध कर रहे हैं? उनकी हड्डियां तोड़ी जा ये रही है। मोदी जी का विरोध कर रहा है, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। प्रचार किया जा रहा है, गृह मंत्री वहाँ जा सकते हैं। अरे हसीन सपने फिर में हसीन सपने बंद रखिए। 2014 में सारे लोग गए, 2019 में सारे लोग गए, बिहार में गए, और जो
सत्ता से समाधि की ओर कांग्रेस जा रही है, वो बहुत ही गंदा खेल। अरे रोहित सिंह, एक सेकंड शांत एक सेकंड शांत। रोहित सिंह, पिछले जितने चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीती है। ये आप लोग जो बोल रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में क्या हुआ? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में क्या हुआ? मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लालू यादव पहले तो नीतीश छत्तीसगढ़ में राजस्थान में अशोक गहलोत, थैंक यू। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, नारायण स्वामी देश से लूटने वालों की सरकार कभी नहीं बनेगी। वंशवादियों की सरकार नहीं बनेगी, परिवारवादियों की सरकार नहीं बनेगी, जातवादियों की सरकार नहीं बनेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण की करने वालों की सरकार नहीं बनेगी। बेरोजगारी है। थैंक यू, बात करें। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आप भी आइए। एक सेकंड आ गए हैं, एक सेकंड। अरे आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। आप भी आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है। मैं तो कहता हूँ आकर के जोर आजमाइश करो। अरे हो गया, बस। मोदी मंच पर आकर के जोर आजमाइश करो। नो मोदी, नो योगी। बात करने की थैंक यू। क्या बात करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को दिन में सपना नहीं देखना चाहिए। बहुत अच्छा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इससे मुझे हंसी आती ताली अरे क्या हो गया आप लोगों को? इतना वैचारिक मतभेद बहुत अच्छा। वो तो अच्छा है कि मैं इन लोग को साथ नहीं बिठाता, वरना तो मुझे मतलब कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि इस गतिरोध का समाधान शीघ्र निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।